नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी। हम लोगों ने पिछली जो दो डिबेट की थी, अच्छा खासा प्यार मिला लोगों का। आज फिर हम एक डिबेट कर रहे हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति जातियों के ही इधर-उधर घूमती है। जाति पूछना अगर अच्छा नहीं है, लेकिन जाति बताना गर्व की बात है। और कई ऐसे लोग हैं जो जातियों की ही राजनीति करते हैं और उन नेताओं के नाम के आगे लिखा जाता है उनकी जाति का नाम। और अभी हाल-फिलहाल एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, अखिलेश यादव ने याद दिलाया कि सुदामा और कृष्ण की दोस्ती, ऐसा कोई एग्जाम्पल दूसरा देखने को नहीं मिलता है। दरअसल चाहे अनचाहे कुछ जातियों को पार्टियों से जरूर जोड़ा जाता है। जैसे यादवों को कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, या फिर दलित नेताओं को बसपा से भी जोड़ा जाता है। हालांकि हर पार्टी में हर तरीके के नेता हैं। वैसे ही ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देख रहे थे, और तब उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को आह्वान किया कि उनका सपोर्ट करना चाहिए। आज हमारे पास ब्राह्मण नेता ही है। हमने पिछली दो डिबेट जो की थी, बहुत अच्छा प्यार मिला लोगों को। और हमारे तो जो स्पॉन्सर भी हैं रू लाइफ के, आप देखें अलग अलग प्रोडक्ट हमारे डिबेट में आपको दिखाते रहेंगे, और कमेंट में लिंक भी डाल देंगे। तो आज हमारे पास है तीन ब्राह्मण नेता, तीन अलग अलग पार्टियों से। हमारे पास हैं शरद तिवारी, जो भाजपा से हैं, और अंबुज त्रिपाठी जो हैं कांग्रेस से, और सपा से हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष दीक्षित जी। तो शुरुआत करते हैं। पहले पक्ष से जाते हैं। अखिलेश यादव बुला रहे हैं, चलें? सवाल ही नहीं, क्योंकि इटावा जिले का और पूरे प्रदेश का जो ब्राह्मण समाज है वो इनकी नीतियों को बहुत अच्छे से जानता है। ये जब सरकार में रहते हैं तब सिर्फ अपने समाज के लिए, अपने जात के लिए कार्य करते हैं, और जब सरकार में नहीं होते हैं तो ब्राह्मणों को लुभाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। और ये इतने जातिवादी हैं, आप सोच कर देखिए कि इन्होंने अपने बयान में जब बात की तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की बात की। इन्होंने भगवान में भी जात ढूंढ ली। कृष्ण उनके यादव समाज से हैं, ऐसा अखिलेश यादव जी को लगता है। जबकि हम लोगों का मानना ऐसा है कि वो भगवान है, ईश्वर हैं, और हम लोग इतनी जात नीचे तक नहीं जाते हैं। ये लोग भगवान में भी जात ढूंढते हैं। ऐसा समाजवादी पार्टी हमेशा समय समय पर करती रहती है। क्या है भैया, आप बताओ। अखिलेश जी ने कहा है कि ब्राह्मणों को आना चाहिए कृष्ण के पास। जहाँ तक ये जो जो उन्होंने बात कही वो आदिकाल से सत्य है। और अखिलेश जी एक बहुत ही शानदार नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और उन्होंने जो इस समय जो ये बात कही है, क्योंकि पिछला जो कार्यकाल रहा है, क्योंकि आपने जो सवाल खड़ा पूछा है कि ब्राह्मण अखिलेश जी के साथ जा रहा है, ये इसी पर मैं बोलना चाहता हूँ कि एक लंबा समय जो ब्राह्मणों ने भाजपा को दिया वो सरकार को लाए, क्योंकि मूल रूप से भाजपा के संग वो नहीं था। जब ब्राह्मण या सवर्ण इस बिरादरी में मतलब पार्टी में जुड़ा, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। जब सत्ता में आई तो आपने इनको दरनकार भी किया, उनकी बात को दरनकार भी किया। आज वो हाशिए पे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को हाशिए पे देखते हैं। यूपी में पिछले कई लंबे समय से ऐसी घटनाएं खासतौर से ब्राह्मण समाज के साथ हुई हैं कि ब्राह्मण अपने आप को अकेला पा रहा। इसलिए कहीं ना कहीं वो अखिलेश जी की तरफ देख रहा है। और अखिलेश जी सबके ही नेता है। आज भी अखिलेश जी की जो सरकार थी, भाजपा से ज्यादा ब्राह्मण मंत्री अखिलेश जी की सरकार में थे। अब जो कहते हैं, इन्होंने आज तक अभी तक अपना टिकट घोषित तो नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने अपना पहला ही टिकट ब्राह्मण को घोषित किया, पवन पांडे को, अयोध्या से। अगर ये कहते हैं कि हम मतलब ब्राह्मण, ऐसा कुछ नहीं। अभी अभी लोकसभा जीत कर आए हैं हम, यूपी की अभी इटावा की लोकसभा हमने जीती है। उसमें भी इनसे ज्यादा ब्राह्मण परसेंटेज हमें हमें मिला है। और रैया से लेकर कांग्रेस से पूछें जरा। कांग्रेस तो वैसे सपा के साथ जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव जी का आह्वान सही है, ब्राह्मण कहाँ जाएं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये गठबंधन अभी फाइनल नहीं। गठबंधन 2024 तक था हमारा। पार्टी आगे तय करेगी गठबंधन होगा या नहीं होगा। दूसरी बात ब्राह्मण के सम्मान की। ब्राह्मणों को जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में मिला है, उत्तर प्रदेश को 6 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए। जैसा भी मेरे मित्र शरद तिवारी जी बता रहे थे कि भगवान ने भी समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जात देख ली, ठीक है। लेकिन अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके मुख्यमंत्री ने स्वयं जात जात देखी है, शुरुआत तो उनने की है। उनने हमारे आराध्य परशुराम में भी जात देखी, तो इसीलिए उनका जो अवकाश था वो भी रद्द कर दिया इनकी सरकार ने। ऐसा क्यों किया, इनसे पूछिए आप। योगी जी का जो परशुराम जयंती है, उस पर फैसला है कि अवकाश रद्द करने का, कैसे देखोगे? हम आपको बता रहे हैं ना, ये लोग जो है भगवान में भी जात ढूंढते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात की और धर्म की राजनीति नहीं करती है। इन लोगों में क्या है, जैसे कृष्ण में इन्होंने बता दिया ये यादव हैं, परशुराम में इन्होंने बता दिया ब्राह्मण हैं।
जबकि भारतीय जनता पार्टी समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेके चलती है और कभी भी जात की बात नहीं करती है। तो इनका सोचना अलग है। ये परशुराम में भी ब्राह्मण ढूंढ, जबकि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और हमने कभी नहीं माना है कि उनमें ब्राह्मण होके जबकि ब्राह्मण यदि जातिवाद करे तो ब्राह्मण ने जो है हमेशा से भगवान राम की पूजा की है। राम ने क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया था, हम उनको भगवान मानते हैं। ब्राह्मण ने हमेशा से जो कृष्ण की पूजा की, हम उनको आराध्य मानते हैं। हमने कभी नहीं माना कि वो यादव है या यादव होने के नाते हम उनको सम्मान दें। और ब्राह्मण ने कभी भी जो है जात की पूजा नहीं की है। और ब्राह्मण रावण जो है उसका पुतला भी जो है ब्राह्मण ही जाके जलाता है। तो नहीं, हम ये जो कह रहे कि 6 मुख्यमंत्री दिए, ये कह रहे पहला टिकट दे दिया है ना। भाजपा क्या कर रही है, क्या क्या किया भाजपा ने ब्राह्मणों के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण का सम्मान सुरक्षित रखा है। इटावा जैसे जनपद में जहां पर समाजवादी पार्टी के लोग ब्राह्मणों पर लगातार अत्याचार करते थे, उनकी जमीनों पर कब्जे करते थे। संतोषपुरा वाला कांड आपने यहाँ देखा ही होगा, जिसमें जो है समाजवादी पार्टी ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करके उनके नेता शिवपाल सिंह यादव के द्वारा उन समाजवादी पार्टी के गुंडों को खुली छूट दी गई थी कि ब्राह्मणों पर उत्पीड़न करें, उनका अत्याचार करें। और ब्राह्मण महिलाओं के ऊपर जूतों की माला डाल के और काला मुंह करके गांव में घुमाया गया था। ऐसा उदाहरण आपको पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये लोग जो है आज जो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, ये शुद्ध रूप से ब्राह्मण विरोधी हैं। ये कह रहे कि बहुत अत्याचार होता था ब्राह्मणों पे। अभी एक रिसेंट घटना दतिया में हुई। संतोष वर्मा आईएएस ने ब्राह्मणों की बेटी के ऊपर एक बहुत ही घटिया टिप्पणी करी। ठीक है, उन्होंने कहा कि आरक्षण तब खत्म होगा जब दलित की बेटी से वो दलित के लड़के से ब्राह्मण की बेटी शादी करेगी। उन्होंने इसका विरोध किसने किया? उनके पार्टी के नरोत्तम मिश्रा जी ने किया। उसका परिणाम हुआ उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। नरोत्तम मिश्रा का उन्होंने टिकट काट दिया, जिसका खामियाजा उन्हें उपचुनाव में भुगतना पड़ा। इसके अंदर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जो बात बैठ गई है कि हाई ब्राह्मण या फिर हाई कास्ट को आप इग्नोर करिए। नहीं, ये जो वो बात कह रहे कि जैसे सपा में ब्राह्मणों का उत्पीड़न होता था, खुली छूट दे रखी थी। ये पूर्ण रूप से इनकी निराधार बात है। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। ये केवल इस प्रकार की जातीय द्वेष भावना, मैं तो कहता हूँ ये जातीय द्वेष भावना फैला के ये राजनीति जो की जा रही है, जो मूल रूप से प्रदेश को या देश को मुख्य मुद्दों से भटकाती है। जाति की ऐसी बातें होती क्यों है, हमें समझ में नहीं आता। क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं मूल रूप से जब जाति पर टिकती है तो विकास पीछे चला जाता है और उसमें सभी का नुकसान होता है। आज अखिलेश जी ने अगर ब्राह्मणों के पक्ष में हाथ रख दिया तो जो भाजपा वाले इतने घबरा क्यों गए? मतलब अगर आप भाजपा आज ब्राह्मणों को नहीं रख पा रहे हैं, कांग्रेस वाले नहीं रख पाए, अखिलेश जी ने हाथ रख दिया तो आपको तकलीफ होने लगी क्यों भाई? वो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने लैपटॉप बांटे, 16 लाख लैपटॉप बांटे, क्या उन्हें ब्राह्मण बच्चों को नहीं मिले? ये सब तो ब्राह्मण करने की बातें हैं। कांग्रेस ने, आप पता है, सबसे ज्यादा सम्मान दिया ब्राह्मणों का को है। अब ब्राह्मण सम्मान नहीं ले रहे, कांग्रेस से क्या दिक्कत है? नहीं, ब्राह्मण ने बिल्कुल तय कर लिया है, इसीलिए समाजवादी पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी दोनों फड़फड़ा रहे। कांग्रेस ब्राह्मण घर वापसी करने की तैयारी में और पूरी तरीके से तैयारी में लगा हुआ है। अभी 2024 के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन के तहत सबसे ज्यादा सीटें जो हम जीत के आए, उसमें सर्वाधिक योगदान जो ब्राह्मण का रहा या दलित समाज का रहा, तो वो समाजवादी पार्टी को देखते हुए नहीं रहा, वो कांग्रेस पे भरोसा करते हुए, हमारे नेता पे भरोसा करते हुए उनका साथ मिला है। दूसरी बात, अभी शरद तिवारी जी ने कहा कि संतोषपुर इटगांव की बात जो इन्होंने की है, तो मैं आपको बता दूं कि संतोषपुर इटगांव में जब घटना घटी तो वो तब भी कांग्रेस पार्टी थी जिसने आमरण अनशन किया कचहरी में, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके कहाँ यात्रा निकाल रहे थे? ये निकाल रहे थे औरंगाबाद चौराहे। ये उसमें भी हिंदू मुसलमान देख रहे थे। दरअसल सच्चाई ये है कि ये दोनों ही पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये ट्रिपल सी आधारित पार्टियां हैं। और कह रहे हिंदू मुसलमान, ये मुसलमान देखते ही कहाँ है, हिंदू ही हाँ, ये बताओ। मुसलमान करने में लगे थे वहाँ, हाँ? हिंदू मुसलमान करने में लगे। ये संतोषपुर गांव पर नहीं जा रहे थे, ये हिंदू मुसलमान कर रहे थे। ये गांव नहीं गए एक भी बार। जब हमारा नेतृत्व, हमारा प्रतिनिधिमंडल आया लखनऊ से, वो जब संतोषपुर गांव हुआ आया, उसके बाद ये लोग निकल के आए सामने, उससे पहले नहीं आए। अच्छा, एक बात बताओ, अखिलेश यादव जैसे बुला रहे हैं तो आप योगी जी यादवों को क्यों नहीं बुला रहे? नहीं, हम लोग जात की राजनीति करते नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं सुभाष यदुवंशी जी, वो भी यादव समाज से हैं, लेकिन हम कभी उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं करते हैं कि वो यादवों का प्रतिनिधित्व करेंगे या यादवों को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी समाज के सब वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ये सिर्फ क्या है कि ब्राह्मण की बात करके तो ब्राह्मण को लुभाने का प्रयास करते हैं, जबकि आप जानते हो कि ब्राह्मण जातिवादी नहीं है और ब्राह्मण को कोई भी बरगला भी नहीं सकता है।
ब्राह्मण परंपरागत रूप से सन 80 से पहले कांग्रेस पार्टी का वोटर हुआ करता था, और ब्राह्मण यदि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है तो यहाँ सब लोग जानते हैं कि जब राम मंदिर आंदोलन चला, तो जब धर्म की बात थी, भगवान राम की बात थी, और वहाँ पर सबको मालूम है, जो मुस्लिम पक्षकार थे उनको भी पता था कि वहाँ पर भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए था। उस मुद्दे को लेकर ब्राह्मण एकजुट होकर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के माध्यम से, जैसे धारा 370 है, ब्राह्मण पूरा साथ दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का। 35 की बात हो, ब्राह्मण पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कश्मीर के मुद्दे की बात हो, ये लोगों का रवैया हमेशा से कांग्रेस पार्टी का और जो है ढिलमुल रहा कश्मीर के विषय पर। भारतीय जनता पार्टी लगातार कश्मीर के विषय को मानकर चलती है कि ये भारत। ये बताओ, ब्राह्मणों के जैसे एनकाउंटर सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के हुए। नहीं, ये सब झूठ बातें हैं, और ये सब वो फेसबुक व्हाट्सएप वाला ज्ञान है जो कहीं ना कहीं चलता रहता है। अभी ये कई बार लोग बताते हैं कि 700 ब्राह्मण मार दिए, कोई बता रहा 1500 मार दिए, कभी कभी संख्या 2200 2500 तक कह देते हैं। इनसे कोई नाम पूछ ले, संख्या पूछ ले तो बता नहीं पाएंगे। ये बात गलत है, ब्राह्मणों का एनकाउंटर नहीं हुआ। देहात में राहुल तिवारी के परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। गोरखपुर के पास एक गांव में दामोदर दीक्षित के परिवार, उनके ड्रिल मशीन से उनके सिर को भेजा गया। खुशी दुबे को आप जानते ही हैं, बेगुनाह एक महिला जेल में सड़ गई। ठीक है, अगर इस तरह की हरकतें सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज में हो, मतलब भाजपा की सरकार में हुई, ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न इन्होंने किया। इन्होंने अधिकारियों और चेहरे देखकर उनका उत्पीड़न किया। तो इसलिए अगर अखिलेश जी ब्राह्मण समाज को अपनी बात बुला रहे हैं या उनके पास जा रहे हैं या वो चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज को हम सम्मान देंगे, और ये कैसे कह सकते हैं? नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी में माता प्रसाद पांडे जी है, विधानसभा में सम्मान तो दिया। अच्छा, एक बात बताओ, विधानसभा की मुख्य कुर्सी पर माता प्रसाद पांडे जी बैठे हुए हैं, और एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क अखिलेश जी ने अपनी सरकार में बनवाया। ये सब बेकार की बातें हैं। ये ब्राह्मण समाज को गुमराह करते हो। ब्राह्मण इतना मूर्ख नहीं है, वो रोटी पलटना जानता है। उसने मायावती जी को भी सत्ता दिलाई है, कांग्रेस को भी सत्ता दिलाई है, और भाजपा को दिलाई है। अब भाजपा को वो समझ चुका है, क्योंकि भाजपा उसको गुमराह करती है। राजनीतिक रूप से उसने ब्राह्मण का पूर्ण रूप से अंत कर दिया है, कहीं भी नहीं रहा। इसलिए वो अपना मन बना चुका है। इसलिए इनके अंदर, अखिलेश जी ने जब उनको बुलाया तो इनके अंदर बौखलाहट आना स्वाभाविक। अच्छा, जैसे गठबंधन होता है आपका कांग्रेस का और सपा का, है ना, और सीट मान लो सपा को ही मिलती है इटावा की, है ना, तो भी आप कहोगे कि ब्राह्मणों से ये कहोगे कि वोट सपा को ही दिया जाए? देखिए, एक बात फिर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना में समाजवादी पार्टी फिर भी ब्राह्मणों के लिए ठीक है। आप देखिए कि ये जिंदा ब्राह्मणों को तो मार ही रहे हैं, ये मृत ब्राह्मणों की मूर्तियों को भी बुलडोजर से गिरा रहे हैं। पंडित हरिशंकर तिवारी, जो ब्राह्मण शिरोमणि कहे जाते हैं, आपने उनकी मूर्ति भी नहीं लगने दी, उनका चबूतरा गिरवा दिया। किस भावना से? ऐसे ही कश्मीरी पंडितों पर ये लोग घड़ियाली आंसू बहाते रहे, हमेशा बहाते रहे, और मनमोहन सिंह की सरकार में चुपचाप से उनके लिए काम किया गया। आप बता दें कि उन्हें 4118 करीब फ्लैट बनवा के दिए गए, 3000 नौकरियां दी गई। आप बताएं इनकी सरकार में क्या हुआ? ये घड़ियाली आंसू बहा के केवल वोट तो ब्राह्मणों को ले लेते हैं, लेकिन करते क्या? आप प्रभात मिश्रा जैसे 17 साल के बच्चे को एनकाउंटर करा देते हैं। खुशी दुबे जैसी 2 दिन की विधवा, आप उसे सालों जेल में रखते हैं। ये ट्रिपल सी पे आधारित एक बात बताओ, जैसे अभी आपने कहा कि व्हाट्सएप पे आता है ये सब, कुछ नाम इन्होंने गिनाए। विकास दुबे का नाम जैसे मैं मान लूं कि अपराधी था, उसका एनकाउंटर को मैं गलत चलो नहीं मानता। भरत तिवारी का भी एनकाउंटर हुआ, उस पे क्या कहोगे? नहीं, भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है उस पर हमारी पार्टी बिहार के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ अश्विनी चौबे जी, उन्होंने कहा है कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, और जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको ऊपर कार्रवाई भी की गई, उसकी जांच भी चल रही है। और हम मानते हैं जी, आप ये तो आप और किसी की नहीं बात करो, आप बताओ सही था कि गलत था? नहीं, वहाँ गलत हुआ है। तो फिर गलत हुआ है तो फिर ये कैसे आप कहोगे कि ब्राह्मण सुरक्षित है उनकी सरकार में? नहीं, प्रशासन में जो लोग हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी कि जब भर्तियां होती हैं तो उनमें जो है अपने समाज के लोग जो है लिस्ट के माध्यम से भर्ती किए जाते हैं। इसी तरीके से काम वहाँ बिहार में भी हुआ है। वहाँ प्रशासन में जो उनकी पार्टी है लालू प्रसाद यादव जी की, उसके समाज के लोग उनके जो कार्यकर्ता तरीके से कार्य करते हैं, और हमेशा से दूसरी पार्टियों को गिराने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो हमारी सरकार ने वहाँ इस चीज़ को स्वीकार किया है कि अधिकारियों ने वहाँ गलत किया, और उन अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। अधिकारी मतलब वही ढंग से कब्जे में नहीं है सरकार? नहीं, जो पुराने समय में भर्ती हुए, आप यहाँ सोच कर देखिए, उत्तर प्रदेश में लोग हाई स्कूल पास नहीं कर पाते थे, इतनी नकल की जो है कड़ाई रहती थी, और जो ईमानदारी से बच्चे पढ़ते थे वही हाई स्कूल पास कर पाते थे। समाजवादी पार्टी सरकार आने के बाद एक चरणबद्ध तरीके से आपने देखा होगा 24 घंटे के अंदर पहला नियम पास किया गया था
कि नकल विरोधी कानून को खत्म करके नकल अध्यादेश समाप्त करने के बाद सरेआम नकल यहाँ कराई गई। यहाँ पर ठेके उठते थे, 15,000 रुपये में फर्स्ट क्लास, 10,000 रुपये में सेकंड और 5,000 रुपये में हाई स्कूल पास की मार्कशीटें मिलती थी। पूरे देश के लोग जो है उत्तर प्रदेश आते थे, इटावा आते थे कि कहीं कैसे भी करके हाई स्कूल पास हो जाए। तो समाजवादी पार्टी ने अपने लोगों के माध्यम से, नकल के माध्यम से हाई स्कूल पास कराई और उसके बाद जो है, जो ईमानदारी से बच्चे पढ़ते थे उनकी 45, 48, 50, 52% तक मुश्किल से आ पाती थी। समाजवादी पार्टी सरकार में नकल के माध्यम जिनकी 60-65% आ चुकी हैं, उसके तुरंत बाद जो वैकेंसी निकाली उसमें कोई टेस्ट नहीं दिया गया। वो वैकेंसी जो है मेरिट के आधार पर निकाली गई। शिक्षा की जब बात कर रहे हैं तो हाई स्कूल से लेके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी आत्महत्याएं इनकी सरकार में हुई हैं, बच्चों ने करी हैं, उतनी पूर्व सरकारों में क्यों नहीं करी, अगर इतनी शिक्षा का स्तर इनका अच्छा था। ये बात कर रही जैसे सपा में जो बच्चे पास होते थे नकल से, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, नौकरी में भी जैसे आरोप लगता है कि नौकरी में भी एक ही जाति विशेष को सपा में नौकरी मिलती थी, ब्राह्मणों को नौकरी नहीं मिल पाती थी। मतलब नहीं, मैं कई ऐसे ब्राह्मण परिवारों को जानता हूं जो जिनकी समाजवादी पार्टी में लेखपाली में और उनमें नौकरी लगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये बात अलग है कि अब आप उस चीज को क्या है, एक प्रोपोगेंडा बनाते हैं ये लोग, किसी एक चीज का पूरा प्रोपोगेंडा बनाते हैं। आपने दांदरपुर का भी प्रोपोगेंडा बनाया, ठीक है, उसमें वहां एक घटना घटी थी, उसका पूरा इन्होंने पूरा मीडिया हैकअप करके अखिलेश जी के खिलाफ खड़ा कर दिया, जबकि ऐसा वहां कुछ नहीं था। लेकिन केवल एक समाज विरोधी गतिविधियां इनके एजेंडे में होती हैं। ये सोशल मीडिया व्हाट्सएप के द्वारा जातिगत दुर्भावनाएं फैलाते हैं और उसके बाद अब लेकिन जनता इनकी इस व्यवस्था को समझ चुकी है। नहीं तो जो दादापुर का मामला था वो बढ़ा तो तभी था जब अखिलेश यादव ने उसे कार्यालय में बुलाकर उन लोगों को सम्मानित किया, जो भी किया है ना, वो मामला तभी बढ़ा था। देखिए दांदरपुर में क्या हो रहा था, दांदरपुर में एक व्यक्ति कृष्ण जी की कथा कर रहा था। किसकी कथा कर रहा था? कृष्ण जी की कथा कर रहा था। कृष्ण। और दूसरी बात, अब अगर आप अपने शास्त्रों को और वेदों को उठाते हैं तो आपके गायन के जो दो सबसे बड़े वेद हैं, जो दो सबसे बड़े आपके वो है वेद व्यास जी और महर्षि वाल्मीकि जी, दोनों ब्राह्मण नहीं है। इसलिए किसी का ये नैतिक अधिकार नहीं है कि वो केवल वही कथा करे। वो अगर कथा कर रहा था तो उसके बाद ये बात सही, उसने अपनी पहचान छुपाई, इससे वहां पर थोड़ी सी दुर्भावनाएं जागृत हुई, लेकिन भाजपा ने उसको पूरा मुद्दा बना दिया। ये जो अभी बात कर रहे थे, दादरपुर की बात बाद में करेंगे। ये कहते तो नौकरियां तो बहुत लगती थी, इटावा में भी बहुत नौकरियां लगी सपा में ब्राह्मणों की। नहीं तो अगर डॉक्टर साहब बात इनकी सही है तो इनसे पूछिए आपके जो लिस्ट से लगी क्या ब्राह्मणों की नौकरियां। ब्राह्मणों की नौकरियां कैसे लगती थी? ब्राह्मण की अपनी उस पर लगती थी और जो आते थे उसमें आते थे। पूरी कहाँ आते थे? नहीं, कहाँ जाते? नहीं, जो उसमें काबिल होते थे वो आए। तो डॉक्टर साहब को भी कहना पड़ा काबिल थे ब्राह्मण तभी आए हैं, जबकि लिस्ट के माध्यम से यहाँ पर जो है यादव समाज की नौकरियां लगाएंगी। और यादवों में भी इटावा जिले में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ये मात्र इनका एक एजेंडा है। इस एजेंडे से इन्होंने एक समाज को भ्रमित किया, उसको उसका वोट बैंक लिया और उसके बाद उसे मतलब किनारे डाल दिया। आज आप बताइए, इनकी पूरी व्यवस्था में ब्राह्मण कहाँ रहता है? कहाँ है पूरी व्यवस्था? आपने कहाँ कहाँ ब्राह्मणों को सम्मान दिया? ये इन्होंने तो इन्होंने कहा कि जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया है ना, माता प्रसाद पांडे को वो किया। आपने ब्राह्मणों को कोई एक आध नाम बताओ जहाँ सम्मान दिया। हालांकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति की बात करते नहीं है, लेकिन यदि डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी से हैं और इन्हें जातिवाद बहुत पसंद है तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि जनसंघ की स्थापना जिन्होंने की थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, वो भी एक ब्राह्मण थे। और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसको धीमे धीमे आगे बढ़ाया, वो भी ब्राह्मण थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो भी ब्राह्मण थे। लेकिन हम लोग जातिवाद की बात नहीं करते हैं। हमारा मुद्दे जो है वो हमेशा से रहे हैं राष्ट्रवाद, देश की एकता, अखंडता, राम मंदिर, हिंदुत्व और कश्मीर की एकता। हम लोग उसी पे कार्य करते हैं। लेकिन ये लोग क्या है, जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें भी ये लोग सिर्फ जाति ही देखते हैं, ये लोग ब्राह्मण हैं, जबकि ये लोग अपने कर्म से वहां तक पहुंचे हैं, केवल एक जात की वजह से नहीं पहुंचे हैं। अखिलेश यादव जी के कई वीडियो ऐसे दिखे, उसमें जो चल रहा है आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे कि जाति कैसे पूछ ली, या आप कौन जाति हो, मिश्रा जी, ये भी तो चले हैं। तो अखिलेश यादव जी ने भी तो, जो अखिलेश जी के सामने जो लोग खड़े होते हैं बेसिकली और एडिट करके जो वीडियो समाज को दिखाए जाते हैं, मैं कई बार उनके साथ रहा हूँ, कई प्रेस में मैं उनको देखा है कि जो सवाल पूछने वाले होते हैं वो ज्यादातर एक पार्टी विशेष की मानसिकता से ग्रसित होते हैं। तो वो ऐसा सवाल पूछ देते हैं जिससे वो सामने वाला एग्रेसिव हो जाता है। उनका सवाल पूछने का तरीका ऐसा है
तरीका अगर ऐसा है तो तरीका जैसे मान लो मेरा नाम अवनीश त्रिपाठी है, तो अगर मैं कोई किसी के सपोर्ट में सवाल, मान लो भाजपा के सपोर्ट में सवाल पूछ रहा हूँ जानबूझ के, तो ये कहते हैं अवनीश अवनीश ऐसा करके, वो त्रिपाठी त्रिपाठी थोड़ी कहेंगे। मान लो कोई निखिल मिश्रा है, तो उन्हें अरे निखिल जी ये बोलना चाहिए ना, या अरे मिश्रा जी ये क्यों? ऐसा उस समय जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सबसे ज्यादा पत्रकारों को उन्होंने सम्मान भी दिया, उनकी सुविधाएं भी उनको थी, लेकिन एक मतलब मानसिकता ग्रस्त जो व्यवस्था घुस गई है इसके अंदर समाज में, जो हर जगह पहुंची है, चाहे वो पत्रकारिता में पहुंची हो, चाहे कहीं भी पहुंची हो, वो समाज को एक विघटन के रूप में देखती है। वो जब जैसे मैं आपको पसंद नहीं करूंगा तो मैं आपके खिलाफ भी उल्टा सीधा लिखूंगा, तो जब लिखूंगा तो इरिटेशन पैदा होगा। तो इस व्यवस्था के तहत ये लोग इनको एक्साइट करते हैं, फिर वो एडिट वीडियो वायरल किए जाते हैं। इनका आईटी सेल इतना होशियार है कि वो कब झूठ को कहां सच बना दे, इसमें जनता, जो भोली वाली जनता है, वो भ्रमित हो जाती है और उसको जो हर बार उस वीडियो का इस्तेमाल करते हैं। और चुनाव कितना भी नया हो, बहुत पुराने वीडियो लाकर जो उन चीजों को हमेशा जिंदा रखते हैं और जो चाहते हैं कि उन वीडियो पर चुनाव होता रहे। जनता की भूख पर चुनाव ना हो, शिक्षा पे चुनाव ना हो, पेपर लीक पे चुनाव ना हो, सड़कों के घोटाले पे चुनाव ना हो, गड्ढे हो रहे हैं, उन्नाव की सड़क अभी कल बनी डूब गई, उस पर चुनाव ना हो, टोल टैक्स बढ़ रहे, उस पर चुनाव ना हो, इन चीजों पे चुनाव ना हो। चुनाव केवल जाति पर आधारित बना रहे, ये यही चाहते हैं। और जनता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इन और जातियों में भटकती रहे, ये इससे देश का भला नहीं होना। तारीफ कर रहे, कह रहे आईटी सेल बहुत अच्छा है, आईटी सेल, यही आईटी सेल संभालते हैं बेटा हम भाजपा की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। असल में इन लोगों ने एक परिभाषा कर दी है कि आईटी सेल हमेशा गलत को सही करने का एक मशीनरी है, एक व्यवस्था है, जबकि ऐसा नहीं है। आप जैसे वो वीडियो है जिसमें अखिलेश यादव कह रहे थे अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि वो वीडियो AI एडिट करके डाल दिया है, AI जनरेटेड है, जो भी है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, इनकी जो ब्राह्मणों से पुरानी दुश्मनी है वो समय समय पर दिखती रहती है। जब 2004 का समय था और लोकसभा चुनाव था 2004 में, तो कन्नौज में एक भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष था जिसका नाम था नीरज मिश्रा। वो अपने पार्टी के पक्ष में, मतलब वहाँ एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था और वहाँ धांधली ना हो, इसलिए उसने वहाँ गुंडों को रोका, उनको मना किया कि यहाँ आप धांधली मत करिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का हमेशा से चुनाव जीतने का पैटर्न गुंडा ही रहा है, इन्हें कभी किसी भरोसा नहीं रहा। तो जब बूथ अध्यक्ष ने उसे रोका, तब वहाँ अखिलेश यादव ने अपने लोगों से कहा कि इस व्यक्ति का मुझे सिर चाहिए, और बाकायदा उसकी हत्या हुई और उसका सिर जो है अखिलेश यादव के पास पहुंचाया गया, जब जो कि उनके परिवार को आज तक नहीं मिला, और इसमें मुकदमा भी हुआ है। और ये आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, उस नीरज मिश्रा का सगा भाई है जो आप लगा। इतनी बड़ी घटना ये कौन सी थी, कौन सी घटना थी? इस तरह की घटना या तो हिंदुस्तान में तो हो नहीं सकती, ताइवान वगैरह भले ही हुई हो, तो वहां का जो वीडियो ला के इन्होंने जरूर दिखाया हो कि इस थाली में सिर रख के, ये तालिबान या और किसी देश की भले ही हो सकती है, हिंदुस्तान में तो इस तरह की घटना का कोई वीडियो नहीं आया। और अगर ये बात करते हैं मिश्रा की, तो अब ये शंकराचार्य जी कौन है जिनकी सरेआम आपने बेइज्जती करी और आपने वहां लाठियां जलाई। बट ब्राह्मण की सबसे बड़ी पहचान और उसका सम्मान केवल ब्राह्मणों ने नहीं, हर जाति ने किया है। महाराणा प्रताप ने किया है, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, उनकी शिखा का सम्मान। आपने उनकी बटकों की शिखा तक तोड़ दी, उनको धक्के मारे, उनके बटको करे। गुरु गोविंद सिंह और नानक देव ने उनका वर्णन किया, महाराणा प्रताप ने उनकी पृथ्वीराज चौहान शिखा के लिए लड़े और आपने उनकी शिखाएं तोड़ दी। ये भाजपा वालों ने शंकराचार्य जी को, देख रहे हो लगातार उनका व्यवहार कैसा है जी मैं भाजपा वालों का शंकराचार्य जी के प्रति। आपने देखा कि उन पर चारित्रिक आरोप लगवाए गए झूठे फर्जी, और अभी तक मुख्यमंत्री ने माफी नहीं मांगी। शर्म की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। मुकदमे खत्म हो चुके हैं, लोगों ने स्वीकार लिया कि हमसे गलती हुई, हमने ये मुकदमे फर्जी लगाए, किसी के कहने पर लगाए। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा इनसे पूछिए, आप कश्मीरी पंडितों के ऊपर घड़ियाली आंसू बहाते रहे, आपने पिछले 11 साल में उनके लिए क्या किया? जबकि मनमोहन सिंह की सरकार ने बिना शोर शराबे के उनके लिए 4500 करीब फ्लैट बना के दिए, 3000 लोगों को रोजगार दिया। आपकी सरकार ने क्या किया? कश्मीरी पंडित के लिए क्या कर रहे हैं? ये जो मेरे मित्र अंबुज त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए इन्होंने काम किया, जबकि हकीकत यह है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये उस व्यवस्था के समर्थक रहे हैं जो कहते थे कि यदि धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। इन्होंने जब वहां से सन 1992 में कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगाए जा रहे थे, उस समय वहां किसकी सरकार थी? भाजपा तो वहां नहीं थी, और ये उस सरकार को पूरा समर्थन दे रहे थे। और उसके बाद जब धारा 370 हटी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां से जो विस्थापित हुए थे कश्मीरी पंडित, उनको पुनर्वास के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, उनको वहां पर सरकारी नौकरियों में स्थापित करवाया है।
और उनके पुनर्वास के लिए पूरी सुरक्षा वहाँ मुहैया कराई है। नहीं तो कश्मीरी पंडित चलो ठीक है, वो उसका आते हैं शंकराचार्य जी पे अभी तो बहुत ज्यादा आपकी जो भाजपा के समर्थक हैं सोशल मीडिया पे वो बहुत बुरा बुरा लिखते हैं, वो भी तो ब्राह्मण है। मैं शंकराचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूँ और पूरा सनातन समाज शंकराचार्य जी का बहुत सम्मान करता है। और हम लोग सम्मान ही तो नहीं करते हो। नहीं, मैं आपको घटना बताता हूँ। ये समाजवादी निकले तो कई जिलों में उन्हें परमिशन नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई भाई? अगर वो कितन- शंकराचार्य है तो आपने कई जिलों में ना परमिशन, एक जगह कन्नौज में ना उन्हें उन्हें आपकी सरकार में तो योगी जी की सरकार में ब्राह्मणों का ये हाल है, बताओ वो भी शंकराचार्य जी का। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब भ्रामक बातें कर रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब 84 कोसी परिक्रमा के लिए उनको परमिशन नहीं दी गई थी। तब शंकराचार्य जी के वीडियो सोशल मीडिया वायरल हैं और उन पुलिस ने उनके लाठी डंडे भी मारे थे। तब अखिलेश यादव को कहाँ चला गया सम्मान? भाई तब भी तो उनको सोचना चाहिए था भाई। जबकि हम लोग उनके विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहते। भाई हिंदू सनातन समाज में बहुत उच्च स्थान है शंकराचार्य जी का। जबकि समाजवादी पार्टी ने, उनके पुलिस वालों ने उनके डंडे मारे थे और उन्होंने कहा था जितना मारना मार लो, लेकिन मुझे 84 कोसी परिक्रमा करने दो। तो अखिलेश जी ने डंडे मारे तो अब आप लोग भी कुछ ऐसा बदला लोगे? नहीं, हम लोग इस तरीके का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ये सब भ्रामक बातें हैं। हम लोग शंकराचार्य जी के बहुत सम्मान। भ्रामक क्यों? शंकराचार्य जी का मैंने खुद देखा है, शंकराचार्य जी के बयान मैंने खुद देखा है ना। धक्के मारे गए कन्नौज में, वो सड़क पे सोए, उनका गेस्ट हाउस बंद कर दिया गया, पुलिस ने रोड की परमिशन नहीं दी। बताओ इतना। नहीं, ये सब झूठ बात है। अरे झूठ क्यों है भाई? नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग जो है भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। अच्छा ये कह रहे चैनलों पे चली भाई, नहीं, ये कह रहे कि अखिलेश यादव ने भी अपमान किया था। वो किस व्यवस्था के? अखिलेश जी ने उनके पास जाके माफी मांगी और उन्होंने इस बात को कबूला कि अखिलेश जी मेरे पास आए, उन्होंने माफी मांगी, मैंने उनको माफ किया। एक बार बता दो जरा, ये कह रहे कि भ्रामक बात है। कहीं नहीं, सरेआम मीडिया पे चला, चैनलों पे चला, इनके सांसद विधायकों ने इस पे बयान दिया। सरेआम वहां पे पुलिस ने ताले डाले वो गेस्ट हाउसों में, वो सड़क पर सोए। अच्छा ये तो ब्राह्मणों का सम्मान, अगर जैसे आपकी सरकार बनती है, ब्राह्मण अगर आपके साथ आते हैं तो कोई गारंटी टाइप की सम्मान मिलता रहेगा? नहीं, ब्राह्मण हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ब्राह्मण राष्ट्रवाद के साथ है। अब जब अभी ये जो डिबेट हो रही है जिस विषय पर, इसमें अखिलेश जी ने स्टेटमेंट दिया था कि जो पीडीए में जो पीडी है ये पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। अब पता नहीं अखिलेश भैया कहाँ से पढ़ के आए, लोग बताते हैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, जबकि हमने जो अभी तक पढ़ाई की उसमें पंडित का शॉर्ट फॉर्म जो है पीटी बोला जाता है, पीटी। जब ये बता रहे कि पीडी है, अब ये तो भाई अखिलेश भैया ही जाने और इनके लोग। तो अब पीटी तो मतलब पीड़ित का मतलब वो हर व्यक्ति पीड़ित जो समाज में किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से आता है, वो पीड़ित है। नहीं, पंडित का वो कह रहे पीडी जो है वो पंडित का है उसमें। नहीं तो क्या सवर्णों में या ब्राह्मणों में पीड़ित लोग नहीं है? उनके घर नहीं गिर रहे क्या? अभी आप 3 दिन पहले ही घटना देखिए, क्या नाम, बकेवर के पास एक जो घर गिरा है वो ब्राह्मणों का घर है। मतलब इस बेचारे इस स्थिति पे है कि उनके पास राशन कार्ड, उनके पास राशन कार्ड तक नहीं। पीडीएम पी का मतलब पिछड़ा नहीं है क्या? पिछड़ा है तो पिछड़ा का मतलब वो सभी पिछड़े, या हाई कास्ट में पिछड़े नहीं है क्या? आप उनको उस नजरिए से नहीं देखते क्या? तो लोअर कास्ट में जो वो पिछड़े में जो अमीर हैं वो लोग नहीं है क्या? वो भी हैं। वो देखिए ऐसा है, जो लोग पिछड़े जिनको आप कह रहे हैं, आप जो लोग जिनको आप आरक्षण मांगते हैं, जिनको आरक्षण मिलता है, वो हो सकता है आर्थिक आधार पर, उनकी सामाजिक आधार पर आज भी उनको न्याय नहीं मिला है। सामाजिक आधार पर आज भी उनको न्याय नहीं मिला है। आज भी हम उस समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं जिसकी कल्पना हरिजन के नाम पर महात्मा गांधी जी ने की थी, जिसकी कल्पना नेताजी ने की थी, कि इस देश में समाजवाद आए, सबको बराबरी का हक मिले। अभी एक आदमी आए, ठेला लगा ले और उस पर लिख दे वाल्मीकि चाट भंडार, एक भी आदमी नहीं खाएगा चाट उसकी। हम देखते हैं कहाँ चला जाता है आपका जातिवाद। अब भी इतना जातिवाद है कि ठेला लगा ले वाल्मीकि चाट भंडार तो नहीं जाते हैं लोग? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनकी मानसिकता है ये जातवादी। ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ट्रिपल सी आधारित सरकार है और इस सरकार में केवल वही सुरक्षित है जो ट्रिपल सी में आ रहे हैं। और उसमें से अगर ट्रिपल सी कौन है? कास्ट, क्रिमिनल और केस। कास्ट, क्रिमिनल और केस, हाँ थोड़ा सा बढ़ा के बताइए। मतलब जो कास्ट का है मुख्यमंत्री की, जो क्रिमिनल है और जो धनवान है वही सुरक्षित है, बाद बाकी कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ। अगर एक भी सी कम है तो सुरक्षित नहीं है। जैसे आपको उदाहरण देते हैं हम इटावा का, अभी भरपुरा ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, आपने देखा, उसमें एसपी सिटी स्वयं आरोपी का नाम ले रहा है और कह रहे हैं एसपी सिटी साहब कि इसने हमारा थप्पड़ मारा, ये बम लेके आए, ये करके आए, ये वो कर रहे हैं, सब वीडियो में सुनाई पड़ रहा है। लेकिन अभी तक कार्रवाई केवल चुनिंदा लोगों पे हुई और वो भी ब्राह्मण समाज के लोगों पे हुई।
जिनका नाम लिया उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो ट्रिपल सी में आ रहे थे, ट्रिपल सी में फिट हैं, इसलिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं। ट्रिपल सी, पता है ये क्या बोला ट्रिपल सी का, समझ में आया आपको? कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसी बातें ढूंढ ढूंढ के लेकर आते हैं और ये इतनी इतनी अजीब बातें करते हैं कि समाज के जो लोग हैं, जनता है, वो आज तक समझ नहीं पाई कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, इनके नेता क्या बोलते हैं। यहाँ जो लोग बैठे वो नहीं समझ पा रहे कौन सी ट्रिपल सी। हम तो वही ट्रिपल सी जानते हैं, ट्रिपल सी जैसे ये जो कंप्यूटर वाला कोर्स होता है ट्रिपल सी टाइप, वही वही। अब कांग्रेस वाले कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं? ये कह रहे कास्ट, क्रिमिनल और कैश, ये तीनों चीज, मतलब कैश बहुत ढंग से चल रहा है, कास्ट से जो जातिवाद है वो भी है, और क्रिमिनल को बढ़ावा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। आप तो लगातार देख रहे हैं, कोई भी क्रिमिनल बचेगा नहीं। योगी जी कहते हैं अगर कोई जो है अपराध करेगा और यदि बहन बेटी से छेड़खानी करेगा तो या तो वो जेल में जाएगा या जहन्नुम में पहुंच जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने अभी एक बयान दिया, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने जो बयान दिया कि यूपी में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। यूपी की राज्यपाल जो बोल रही हैं, तो आप बताइए जी किस हैसियत से जो बोल रहे हैं, किस कार्यकर्ता की हैसियत से बोल रहे हैं? आपने यूपी कहा की राज्यपाल ने यूपी राज्यपाल कह रही नहीं, हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देखा और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से झूठ बोलने का कार्य करते हैं। वो वाले चैनल नहीं देखते जो स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, जो वही वाले चैनल देखते हैं जो इनकी सरकार द्वारा पोषित होते हैं, और ये अपना आईटी सेल देखते हैं। ये सत्यता और धरातल से दूर रहते हैं। अखिलेश जी का एक्सप्रेस भी आज भी दौड़ रहा है। आपका अभी आपका 80 किलोमीटर का उन्नाव वाला 84 जगह डूब चुका है। भ्रष्टाचार अखिलेश जी बहुत बार कह रहे कि हमने कार चलाई और गिलास में पानी रख दिया और एक बूंद नहीं झलका, और लगातार गड्ढे पे गड्ढे इटावा में कहीं आ रहे हैं। नहीं, मुझे वो समय याद है जब वो बड़ी तारीफ हो रही थी एक्सप्रेसवे की जो अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। उस एक्सप्रेसवे में भी आगे जाके एक बड़ा गड्ढा हुआ था, उसमें कार भी गिर गई थी और वीडियो सोशल मीडिया पे चले भी थे। और हमने एक पोस्ट लिखी थी बहुत छोटी सी कि सारा एक्सप्रेसवे डोल रहा है और अखिलेश भैया का काम चीख चीख कर बोल रहा है। तो बड़ी उसमें कार पड़ी हुई थी, वीडियो में, मेरी फोटो में बहुत वायरल हुई थी। भाई तो एक बात बताओ, देश का सबसे भारी पैमान मिराज भी उस पे उड़ा है। आपने मिराज उड़ता नहीं देखा उस पे? आपने उस पे हाथी चलता नहीं देखा? मिराज उड़ा है उस पे। नहीं अखिलेश भैया ने अगर गड्ढे बनवाए तो आप भी बनवाओगे, ये बताओ मैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। और जब वो वहाँ जो हाई एक्सप्रेसवे पर जो भी दिक्कतें आई हैं उसमें जो इंजीनियर है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनकी फर्म ब्लैकलिस्ट की गई है। और हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। हम लोग कभी ऐसा नहीं करते अपने समाज के लोगों को, परिवार के लोगों को ठेका दे दें, पट्टा दे दें। आपके जो इंजीनियर थे वो पहले 60% डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, 40% पे सड़क बन रही। अब जब वो गड्ढे हो गए, जब मीडिया ने उसका प्रकरण खोल दिया, तब आप जीरो टॉलरेंस पे आ गए। मतलब आप जो बना है उसको साल भर तो हो जाने देते। कितने कितने परसेंट बताया, क्या क्या परसेंटेज काहे के बताए, आपको कैसा पता परसेंट कितना बढ़ता है? क्या जी? समाजवादी पार्टी में चलता रहता है ना परसेंटेज। समाजवादी पार्टी में जब इनके नेता जो इटावा आते थे तो जो ठेकेदार थे और जो ठेका लेने वाले थे, मतलब बिना पढ़े लिखे लोग, वो सिर्फ कमीशन पे काम करते थे। वहां बताते थे भैया जो है ठेका दिलवा दो। इनके जो पास जिनके पास सॉल्वेंसी नहीं होती थी, रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे, सिर्फ बरादरी के नाम पर जाते थे। आज भी चल रही है पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार, आज भी लिप्त है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। और मैं ठीक है, मैं आपके कैमरे पे जब मान रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, ठीक है, लेकिन उनके नीचे की जो पूरी व्यवस्था है वो पूरी तरह जनता के खिलाफ है और भ्रष्टाचार चरम पे है। कहीं भी कोई भी आदमी एक छोटा सा काम सरकारी ऑफिस में नहीं करा पा रहा है। आम आदमी परेशान है। अच्छा हमने पुलिस के नाम पे 100 नंबर दिया था, आपने बंद कर दिया। हमने एम्बुलेंस दी थी इसलिए कि आम जनता तक स्वास्थ्य पहुंचे, बंद कर दी। जिला अस्पताल चले जाइए, आज 3 महीने से कुत्ता काटेगा इंजेक्शन नहीं है। आदमी कहाँ चला जाए? प्राइवेट जाएगा, 1400 रुपए का लग रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, आपको क्या लगता है? देखो डॉक्टर साहब को थोड़ा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के नाम से डर लगा, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं है, तो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं। अगर मुख्यमंत्री ईमानदार है तो कितने भ्रष्टाचारियों को इन्हें जेल भेजा? आप बताइए, जगह जगह एक्सप्रेस में धस रहे हैं। काउंटर तो लगातार हो रहे हैं। एनकाउंटर अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जो ट्रिपल सी आधारित व्यवस्था है इससे काम नहीं चलेगा। आप बताइए, कोर्ट कहता है कि एक जौनपुर के सांसद के लिए कि पुलिस से उसे पकड़ के लाओ, गिरफ्तार करो। ठीक, वो क्रिकेट खेलता है, पुलिस उत्तर प्रदेश की कहती है कि वो हमें मिल नहीं रहा है और वो साहब क्रिकेट खेल रहा है, लाइव चल रहा है। चुप इनकी भी कहानी पूरी तरह कहीं ना कहीं भाजपा के पर्दे के पीछे जो काम करते हैं। इन्होंने दिल्ली में यही काम किया, इन्होंने वहां भी किया, अब ये यूपी में भी यही करना चाहते हैं कि किसी तरह से मतभेद पैदा होकर ये बैक फुट पर खेलें और अखिलेश जी को कमजोर करके भाजपा को फिर सत्ता दिला दें। ये पूरा ये काम कर रहे हैं, ये पूरा ये काम कर रहे हैं। ये अपने आप को ब्राह्मणवादी बनाते हैं। ब्राह्मण कांग्रेस के साथ था, प्रणब मुखर्जी कहाँ चले गए? शीला दीक्षित जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी तो सोनिया गांधी जी के पेट में क्यों दर्द हो गया और उसके बाद उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी।
हैं? राहुल गांधी जी को इस्टेब्लिश करने के लिए आपने जितिन प्रसाद और कितने बड़े बड़े युवा नेता जो ब्राह्मण नेता थे उन्हें आज भाजपा में जाना पड़ा। उनको दरनकार कर दिया। एक से एक बड़े नेता कांग्रेस में थे, आज वो सारे भारतीय जनता पार्टी में, और जितिन प्रसाद जी तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। ऐसा ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के पास पहले कोई ऑप्शन नहीं था कांग्रेस के अलावा, अब जब ऑप्शन आते जा रहे हैं। 1990 में जब देश में मंडल आयोग लागू हुआ, जब देश को विभाजन के रूप में एक दूसरा पाकिस्तान बनाया गया इस देश में, दलितों, ब्राह्मणों, हाई कास्ट को जब आपस में बांटने का प्रयास किया, उसकी मूल भूमिका कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने उस मंडल कमीशन में साइन करे, उसके बाद इस देश में इस तरह की जातिवाद व्यवस्थाएं लागू हुई, इस तरह की चीजें हुई जिसका दंश आज हाई कास्ट झेल रहा है उसका। हम ये नहीं कहते कि आरक्षण खत्म करना चाहिए, वो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, कमजोर हैं, उनको आगे लाना चाहिए, उनको साथ में खड़ा करना चाहिए। जे ब्राह्मण ने कभी ये काम नहीं किया, सबको लेके चले। पिछड़ों की लड़ाई हमेशा हाई कास्ट ने लड़ी। महात्मा गांधी हाई कास्ट से थे, जनेश्वर मिश्रा हाई कास्ट से थे, लोहिया जी हाई कास्ट से थे। कोई पिछड़ा नहीं था जिसने अगड़ों की बात करी। अगड़ों ने हमेशा पिछड़ों की बात करी। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो जनता को जो गुमराह करते हैं। समाजवादी पार्टी और नेताजी की विचारधारा, जब तक इस देश में समाजवाद नहीं आएगा, सब एक थाली में नहीं खाएंगे, सब एक जगह नहीं खड़े होंगे, ये देश विकास नहीं कर सकता। और ये देश तभी विकास कर पा रहा है जब तक ये समाजवाद इस देश में आएगा, अन्यथा जनता इनके मुद्दों पर भ्रमित होती रहेगी। नहीं तो कांग्रेस से ही तो सारी पार्टियां निकली हैं। कांग्रेस अगर इतनी बढ़िया थी तो पार्टियां क्यों निकलती? ये हमें एक बता रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आज इनकी भारतीय जनता पार्टी कमेटी में आधे ज्यादा कांग्रेसी और आधे ज्यादा सपाही है। बता दें इनके में असली भाजपाई बेचारे कहाँ हैं? बता दें जो पुराने भाजपाई जो एक जमाने में कंधा लेके भाजपा को चलते थे, मैं उनके नाम इस मंच पे नहीं लूंगा, आज वो बेचारे कहाँ हैं? आज वो सब लोग हैं जो कल तुम्हारी उस कमेटी में थे, समाजवादी पार्टी कमेटी में थे या कांग्रेस में थे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे सपा सरकार अगर आ गई तो वो सब वापस को बुलाओगे? 100% वापस आएंगे, लेकिन आप बुलाओगे? अंग्रेज जी ने साफ कह दिया है, ना तो वो उनको वापस लिया जाएगा, ना ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, ना आप उनके रास्ते बंद हैं। अच्छा ये हाँ बताओ कुछ कहने। ये लोग जो है फर्जी समाजवाद की बातें करते रहते हैं, जबकि इन्होंने एक नया नारा निकाला पीडीए का फुल फॉर्म अन्य लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी है, वो कहते हैं पीट देगा हीर, कई लोग कहते हैं पहला दर्जा हीर, कई लोग कहते हैं पीट देगा अल्पसंख्यक। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि पीडीए में जो है पार्टी ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश, इसके अलावा पीडीए कुछ नहीं। इसमें शिवपाल सिंह यादव भी नहीं है, इस पीडीए में इनके शिवपाल सिंह और रामगोपाल यादव प्रोफेसर साहब भी नहीं है। इनका सिर्फ समाजवाद डिम्पल और अखिलेश तक सीमित है। जब मैनपुरी सीट पर जो लड़ने की बात आई थी, तब भी इनके पास जो है कोई दूसरा नाम नहीं निकला, तब भी इन्होंने अपनी पत्नी को वहां से लड़ाया था। तो इनका पीडीए सिर्फ इनके परिवार तक सीमित, परिवार में भी सिर्फ डिम्पल और अखिलेश, इसके अलावा कोई भी नहीं है। देखिए जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, और एक बार नहीं देखा, कई बार देखा कि चाहे उन्नाव कांड रहा हो कुलदीप सिंह सेंगर का, चाहे हाथरस कांड रहा हो, चाहे कानपुर कांड रहा हो, जब भी लड़ने के लिए कोई आया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कार्रवाई कराने का काम किया, तो वो मेरे नेताओं ने किया। माननीय राहुल गांधी ने किया, प्रियंका जी ने किया, और समाजवादी पार्टी मौन रही। जैसे अभी ब्रजभूषण इनके पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पे आरोप लगाया उन शोषण का, तो अखिलेश यादव ने उन पे एक शब्द नहीं कहा। आखिर क्यों? और मुख्यमंत्री जब जब गए कांग्रेस के नेताओं के यहाँ नहीं गए, वो हालचाल लेने बात बात पे समय समय पे समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ जाते रहे। अच्छा ये आपने एक चीज गौर की होगी, ये दोनों जो सदस्य बैठे हैं, ये जो है इंडी गठबंधन के सदस्य हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हम दोनों एक साथ हैं, आवाज दो हम एक हैं, जबकि आपने देख लिया दोनों के सुर अलग अलग हैं। और ये दोनों ही लोग जो है अपनी कमियों का ठीकरा भाजपा के ऊपर फोड़ते हैं कि भाजपा लड़वा रही है। अगर भाजपा लड़वा रही तो आप लड़ क्यों रहे हो भाई? आप एक रहो, आवाज दो हम एक हैं। ये दोनों लोग जो है दिल्ली में एक की बातें करते हैं और नीचे जिलों में जो है एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो ये कहीं से भी एक नहीं, और ये अपनी जो है कमियों का ठीकरा भाजपा को फोड़ते रहते हैं पूरे समय। अच्छा ये बताओ, अखिलेश जी को ऐसी क्या, एक मिनट, अखिलेश जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी ब्राह्मणों की? बिना ब्राह्मणों के आह्वान के जीत नहीं रहते क्या? ये 90 से 123 सीटें यूपी के अंदर ब्राह्मण बाहुल्य सीटें हैं, ठीक है। 150 सीटों पे ब्राह्मण क्या नाम प्रभावित कर सकता है। और कोई भी दल हो, अखिलेश जी तो बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सरकार चलाई है और उन्होंने हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान दिया है।
उनके कार्यकाल में कई ब्राह्मण मंत्री रहे, तो वो चाहते हैं कि ब्राह्मण हमारे संग आए, क्योंकि वो देख रहा है कि एक पीड़ित वर्ग है, और ब्राह्मण कोई किसी का बंधुआ नहीं है। इनको जो भ्रम नहीं होना चाहिए इन लोगों को कि वो बंधुआ है। इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ जातियां हो सकती हैं, हो सकता कुछ कहीं पर हो, लेकिन वो बंधुआ नहीं है इनका। अभी 17 का चुनाव हो गया, 22 का चुनाव हो गया, अभी तक ये ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, या मतलब अब ऐसा क्या होगा कि उन्हें लग रहा है कि बिना ब्राह्मणों के काम नहीं चलेगा? उनकी आबादी, उनकी जनसंख्या, उनकी जागरूकता, इसलिए क्योंकि वो इतनी जागरूक हैं, क्योंकि वो मोटिवेट कर सकते हैं। वो अपने साथ साथ आने 10-20 बिरादरियों को मोटिवेट करते हैं। इसलिए उनका जो मोटिवेशन है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो हमारे संग आए, और वो उनके संग जा भी रहा है। वो जा रहा है, इसीलिए भाजपा वाले परेशान है। और उसने निर्णय ले लिया है कि वो अगली सरकार अखिलेश जी की बनाने जा रहा है। अखिलेश जी यूपी के सीएम बनने जा रहे हैं, इसलिए ये परेशान है। इसलिए इनके अंदर जो बौखलाहट आ रही है। हो सकता है ये टिकट बंटवारे में ब्राह्मणों को टिकट भी दे दें, और वो बेचारे ब्राह्मण इनकी क्या नाम उसके चक्कर में हार जाएंगे। एक मिनट से पूछ रहे हैं, आप याद रखना क्या कहना। ये कह रहे राहुल जी की आप बार बार बात कर रहे हो, राहुल जी के भाषणों में तो ब्राह्मण आता भी नहीं। वो एक दो बार जनेऊ वगैरह जरूर पहना है, लेकिन वो इस समय ब्राह्मणों की बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए आप, राहुल जी हमेशा गरीब जनरल कास्ट की बात करते हैं, ब्राह्मण उत्पीड़न की बात करते हैं। शुभम द्विवेदी शहीद हुए थे कानपुर, राहुल गांधी उनके यहाँ पहुंचे, आपने देखा होगा। ठीक है, इनकी समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी, एक मिनट, विनय शंकर तिवारी को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेज दिया, तो राहुल गांधी जी ने ही वहां से कहा, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तिवारी हाथा पहुंचे गोरखपुर, उनसे मिलने, उनके परिवार का दुख बांटने। लेकिन अखिलेश जी केवल ब्राह्मण वोट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब मिलने की बारी आई तो न तो वो विनय शंकर तिवारी जी से मिलने गए वहां जेल के अंदर, और न आजम खान साहब से मिलने गए। ये मिलने गए किससे? ये मिलने गए तो केवल रमाकांत यादव जी से मिलने गए। नहीं, एक बात बताओ, एक बात नहीं, सुनो, एक मेरी बात सुनो। राहुल जी लगातार कास्ट गणना की, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अभी उन्हें मतलब ब्राह्मणों के सपोर्ट में या ब्राह्मणों के हित में कोई भाषण नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया। पर्टिकुलर किसी केस में गए हो वो अलग बात है, लेकिन इस समय उनका जो उद्देश्य है और जातिगत जनगणना के चक्कर में जो लगे हैं, तो उसमें ब्राह्मण कहीं भी नहीं आता, उन्हें ब्राह्मण की जरूरत नहीं पड़ रही। देखिए ऐसा है, जो हमारे परिवार का सदस्य होता है उसके लिए हमें ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता, लेकिन करके दिखाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में हमारे पास ये संख्या नहीं थी कि हम राज्यसभा सदस्य एक भी भेज सकें, लेकिन जब हमने 3 राज्यसभा उत्तर प्रदेश से भेजे दूसरे राज्यों से, तो उसमें से 2 ब्राह्मण भेजे। आप बता दें भारतीय जनता पार्टी ने कितने ब्राह्मणों को राज्यसभा भेजा, समाजवादी पार्टी बता दे कितने ब्राह्मणों को राज्यसभा भेजा। हम 3 में से 2 को भेज रहे, क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य है। और ब्राह्मण देख चुका है पिछले 30 सालों में, 40 सालों में ब्राह्मण ने केवल यही देखा है कि सारे दलों ने केवल हमें ठगा है, हमें छला है, हमारा उत्पीड़न किया है। अब वो घर वापसी के लिए तैयार है। इसलिए समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, सब फड़फड़ा रहे हैं कि ब्राह्मण मेरे पास आ जाए, लेकिन वो अब किसी के पास जाने वाला नहीं है। वो केवल कांग्रेस के साथ जाएगा। कांग्रेस के उसने पूरा मन बना लिया है, वो कांग्रेस के साथ ही रहेगा। वो घर वापस समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी उस वर्ग को बलगलाने की बातें कर रहे हैं जो समाज को हमेशा से दिशा देता रहा है, और उसे वो उस बात से घुमाना चाहते हैं कि वो हमारी दोस्ती कृष्ण सुदामा जैसी रही थी, मतलब सुदामा में ब्राह्मण को ढूंढ रहे हैं, जबकि ब्राह्मण ने हमेशा से जो है समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। और अखिलेश यादव जो है लगातार उस ब्राह्मण के विरोध में लगातार कार्य करते रहे हैं। कई ऐसे मामले इटावा में भी रहे हैं, कई कन्नौज का विषय मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी लगातार ये जातवाद, जबकि ब्राह्मण ने हमेशा उस दल का साथ दिया जो दल राष्ट्रवाद के साथ रहा है, जो देश की एकता अखंडता के साथ रहा है। लेकिन ये सिर्फ क्या है कि उसको परशुराम भगवान दिखाकर, ये परशुराम भगवान में भी ब्राह्मण ढूंढ रहे हैं अखिलेश यादव जी, तभी लगातार परशुराम की बात कर रहे हैं, जबकि ब्राह्मण ने हमेशा जो है उसका साथ दिया जो सत्य के साथ चलता है, देश की एकता अखंडता के साथ चलता है, उसका साथ दिया। लेकिन ये क्या है, ये लगातार वो छोटी घटना है, जैसे सुदामा में ब्राह्मण ढूंढ लिया। जयंती की छुट्टी थी, आपने कैंसिल क्यों की? क्या कहते हैं? परशुराम जयंती की छुट्टी नेताजी ने जब की थी, देश में एक उन्होंने मैसेज दिया था, आपने आते ही पहले ही आदेश था आपका कि आपने परशुराम जयंती की छुट्टी कैंसिल कर दी। इन्होंने कई छुट्टियां कैंसिल की थी उस टाइम से, शायद ऐसा था ना कुछ। नहीं, लगातार कई छुट्टियां रद्द की थी। छुट्टियां जो है लगातार पिछली सरकारों में जाति और धर्म देखकर जो है अपने वोटर को खुश करने के लिए छुट्टियां बनाई गई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी महापुरुष की जात नहीं देखी है। और अगर कोई ऐसा निर्णय आया भी होगा तो जात धर्म देखकर नहीं, हम लोगों ने जो है एक लिस्ट बनाकर और सबके लिए जो एक ठीक चीज जो हो उसके हिसाब से कार्य किया था। लेकिन ये लोग भगवान परशुराम में भी जाति ढूंढते, जबकि हम लोग उनको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं।
देखिए एक बात है जो कहने की है, हर कोई कहता है, एक आदमी के कहने से नहीं होता ना कि यादववाद को बढ़ावा या एक ही जाति या मुसलमानों को बढ़ावा, है ना। अभी तक सपा के केंद्र में कभी भी ब्राह्मण नहीं रहा था, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। आपको हम जो मान सकते हो, उसका मूल वोटर है वो उसको ज्यादा वोट देता है, वो संख्या वो इनकी सरकार बनाता है, तो सीधी बात है उनका उनकी तरफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी अन्य बिरादरी को इग्नोर किया हो। जो उनसे जुड़ा, जो इस मुख्य धारा में आया, उसको उन्होंने लाभ दिया। 15 लाख लोगों को लैपटॉप बांटे, उसमें उन्होंने ये आदेश किसी डीएम को नहीं किया था कि इसमें यादव और मुसलमानों की लिस्ट आप बना लो। जो 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 लिस्ट में आया, जिसको हुआ, चाहे वो लोहिया आवास मिला हो, चाहे लैपटॉप मिला हो, या कन्या विद्याधन बना हो, जो उस श्रेणी में खड़ा हुआ उसको वो मिला है। ये तो केवल एक भ्रामक प्रचार है। अब ठीक सी बात है, वो उनका वोटर है, तो सीधी बात है उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ रहेगा, इसमें बुराई क्या है। उनसे ज्यादा फायदा मिलेगा भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका पॉडकास्ट जो है बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक के लोग देखेंगे, और जो इटावा की जो एक व्यवस्था है उसको बहुत लोग जानते भी नहीं ढंग से। जैसे यादव होता है, इसमें भी दो तरीके के गोत्र होते हैं, एक घोसी, एक कमरिया। अखिलेश यादव का जो परिवार है, ये अखिलेश अखिलेश यादव जो इनकी ये उसी जगह पे आ गए जो इनकी डिवीजन की राजनीति है। ये बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन भाजपा इसी मुद्दे पे काम करती है कि आप डिवीजन करो, जाति के अंदर डिवीजन करो, समाज का डिवीजन करो, वर्ग का डिवीजन करो। अब उन्होंने यादवों का भी डिवीजन कर दिया, केवल ये भटकाने के लिए। नहीं, बहुत से लोग नहीं जानते, तो इसी का फायदा तो नहीं उठाते। आप देख लीजिए, एक से एक बड़ा नेता मध्य प्रदेश में इनका काम कर रहा था, लेकिन अखिलेश यादव के दौरे से कुछ क्षेत्रों पे यादव प्रभावित हो गया, तो उन्होंने यादव को मुख्यमंत्री बना दिया और मध्य प्रदेश पूरा डुबो दिया। अब इनका नहीं, जो ये बात कहना चाहते पहले वो वाली बात भी सुन लें। हम लोग ये हम पे आरोप लगाते, हम बांटने की बात कर रहे हैं, घोसी और कमरिया को हम लोग बांट रहे हैं भाजपा वाले। जबकि स्थिति ये है कि अखिलेश यादव जो है कमरिया गोत्र के यादव हैं, बाकी जिले में इटावा में घोसी गोत्र के भी यादव रहते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में जो लिस्टें बनती थी, उनमें जो भी यादव नौकरी में लगाए जाते थे लिस्टों के माध्यम से, वो केवल और केवल कमरिया यादव लगाए जाते थे। अब जब आप इटावा की धरातल पर जाएंगे तो आपको लाइन लगाकर गाँव मिलेंगे जो यादव बाहुल्य गाँव, जिनको लोग मानते हैं यादवों गाँव है, जैसे महुला है, नंगला देवसन है, रामैत है, चितौनी है, कांटियार है। इसमें जब आप गौर करेंगे, महुला में कमरिया यादव है, हर घर में आपको 2 नौकरी वाले मिलेंगे। आप जाकर देख लीजिए, इटावा जिले की बात कर रहा हूँ। और जब आप उसके बगल में, जब आप रामैत में, छितौनी में जाएंगे तो वहां पर भी यादव, लेकिन वो घोसी यादव हैं। वो आज भी भैंस का दूध बेच रहे हैं, दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इटावा जिले में जो है टोटल फायदा जो है यादवों को मिला। और जब भी नौकरी की बात आई, ठेके पट्टे की बात आई, तो उन्होंने सिर्फ कमरिया यादवों को ठेके दिए और बांटने का आरोप हम पे लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मतलब आप जाति के अंदर तक का डिवीजन कर रहे हैं। अखंड भारत की बात करते हैं जी, देश की एकता और उसकी बात करते हैं। नहीं, तो ये फैक्ट सही है कि गलत? बिल्कुल सरासर गलत है। तो गांव नाम के सरासर गलत है। इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। उस सब नहीं, आप मना कर रहे हो या जानते नहीं? नहीं, हम सरेआम जानते हैं कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये इनका एक डिवीजन है, समाज को बरगलाने का डिवीजन है। इन्होंने मुसलमानों में ऐसा किया, इन्होंने पसमानदा मुसलमान लिया कि चलो जिबाला वर्ग हमारे संग आ जाएगा। सब समझदार है, सब इनकी डिवीजन पॉलिसी समझ चुके हैं। लोग चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ें, विकास हो देश में, अपराध मुक्त हो देश, और सब लोग एक खुशमय एक समाजवाद की स्थापना हो। ये वो नहीं करना चाह रहे हैं। सीधी सी बात है। बताइए, उन्होंने यादव तक में उसको डिवीजन ला दिया। आप इस सोच को आप देख सकते हैं कि ये किस स्तर तक जा सकते हैं। नहीं, ये हो सकता है, सही कह रहे हो आप। वो अभी लोगों को नहीं पता है, लेकिन आपको तो पता होगा ना, जो सरकार में है उनको पता होगा ना, पार्टी में जो है। ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। नहीं, डॉक्टर साहब उस वर्ग के खिलाफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उस वर्ग के नेता जो है अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव कमरिया गोत्र के यादव हैं। मैं आपको गांव के नाम बता रहा हूँ, महुला, देवसन नंगरा, रामैत, छितौनी, कांटियार, और कुछ गांव तो ऐसे जिनमें आधे लोग घोसी यादव हैं, आधे कमरिया यादव हैं, उनमें भी इन्होंने बंटवारा किया है। मतलब हमने कह दिया तो हम दोषी हैं, इन्होंने करके दिखाया है। इटावा जिले में मैं जहां से निवास करता हूँ, मेरा गांव का नाम कुनेरा है, आप जाके पता कर लेना सब लोग। किसी भी घोसी यादव की नौकरी समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं लगी है। जबकि उसी समय जो है अन्य गांव जो कमरिया यादव थे, उनमें लिस्ट के माध्यम से हर घर में आपको 2 नौकरी वाले मिलेंगे। कोऑपरेटिव में जो है लगातार यादव लगाए हैं, कमरिया यादव। उसके अलावा जो है पुलिस भर्ती में आपको कमरिया यादव मिलेंगे, जबकि वो सिर्फ जो है लिस्ट के माध्यम से लगे हैं लगातार। अगर ऐसा है तो फिर यादवों का डिवीजन तो आपने किया ना। यादवों का ऐसा कहीं कुछ नहीं है, उनको भी पूरा मौका मिला है और वो सब हैं, और ऐसा कहीं हमारी पार्टी में किसी पे नहीं है। मौका की बात नहीं, मौका तो मिलने में क्या, नौकरी किन्हें मिली?
नौकरी से दोनों वर्गों को मिली, बराबर दोनों वर्गों को मिली है। अगर ये लिस्ट बताते हैं तो पूरी लिस्ट हम उनकी बता देंगे। ये नहीं, सब ये तो अगर जो देखने वाले हैं वो बताएंगे कि चाहे दोनों वर्गों के लोग हैं। बात की है, मैं जहाँ का निवासी कुनेरा का, बहुत लोग आपका पॉडकास्ट देखेंगे, लोग गाँव में भी जाएंगे। मेरे कुनेरा में जो मूल निवासी जो है, जो बाहर से आके आए हैं, वो कमरिया गोत्र के यादव हैं। उनकी बड़ी बिल्डिंग है, तलगर से खुदाते हैं और पूरा झोपड़ी बना के पूरा मकान खत्म करते हैं और गृह प्रवेश कराते हैं। जबकि कोसी यादव कभी आपको गृह प्रवेश कराता नहीं मिलेगा। बेचारा एक दीवार बनाता है, फिर अगले साल प्लास्टर कराता है, फिर उसमें सरियां निकलती है, फिर 3-4 साल में लिंटर डलवा पाता है। जबकि टोटल जो है बांटने का काम समाजवादी पार्टी ने घोसी और कमरिया में किया। हमने बता दिया डिवीजन प्लाट बिक्री इनकी इन पे बसे हुए हैं। इन्होंने जो बताया कि वहाँ सड़क धस गई, ये इसी की राजनीति करते हैं। ये प्रधानी उपचुनाव सभासदी के चुनाव में भी हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं। चलो अच्छा, अब लास्ट में ही करते हैं लगभग। आप बताइए क्या सरकार बनेगी क्या नहीं, या कहाँ कहाँ जीत रहे हो आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विधायक तय है और इनको जाना पड़ेगा। जैसे अभी ये जातवाद की बात करने लगे, यादवों को यादवों में लड़ाने लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि लिस्ट इनके यहाँ बनती है। लिस्ट इनके यहाँ बनती है। मुख्यमंत्री ने अभी लिस्ट बनवाई थी। उन्होंने कहा कि हमारी बिरादरी के जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनकी लिस्ट लाइए। वो किस दल में, ये मायने नहीं रखता है। आप किसी भी दल में हो, उनके हमें मुकदमे वापस लेने हैं। आपने राजा भैया के मुकदमे वापस लिए, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आपने मुकदमा ब्रजेश सिंह के वापस लिए, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ऐसे तमाम उदाहरण है। हमारी पार्टी में भी तमाम ऐसे नेता हैं जो उनकी कास्ट से आते थे, उन्होंने उनके मुकदमे वापस लिए। ठीक, दूसरी बात, समाजवादी पार्टी और इनके मतलब जातवाद में दोनों के में अंतर केवल इतना है कि समाजवादी पार्टी में जो यादव है उसका तो सम्मान बरकरार है, उसे सब मिल रहा है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ है, इनने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। चाहे हमारे यहाँ बलराम सिंह जी रहे हों, चाहे हमारे यहाँ बाबू दर्शन सिंह जी रहे हों। अच्छा, यादवों में भी सपा ने वो किया है कि जो उनके सपोर्ट में नहीं है उसको हटा दिया है। जो उनके खिलाफ है, जो उनके खिलाफ है, तो समाजवादी पार्टी जो उनके खिलाफ है, समाजवादी पार्टी उसे स्वीकार नहीं करती है। अच्छा, ये घोसी कमरिया वाली बात जानते हो आप? हैं? घोसी कमरिया वाली जो बात इन्होंने कही कि यादवों में भी डिवीजन है, आपका ये कहना है कि जो सपोर्टर है उनको फायदा मिलता था, लेकिन जो नहीं है उनको नहीं मिलता। ये घोसी और कमरिया वाली बात जो निकल के आई है, भारतीय जनता पार्टी से निकल के आई, और इसकी जो नींव रखने वाले हैं वो शिव प्रसाद यादव जी है, जो भारतीय जनता पार्टी में काफी समय तक रहे हैं। आप बलराम सिंह यादव क्या नाम? इनका जो कहना है कि बलराम सिंह जी के लड़के गुड्डू भाई साहब की अभी मृत्यु हुई, कोई भी कांग्रेसी वहाँ झकने नहीं गया। कांग्रेस छोड़ चुके, उससे कोई मतलब कांग्रेस जानते हो तो छोड़ चुके तो जाओगे। हम जानते हैं, आप बताइए। हम कांग्रेसी हैं, हमारे भाई नहीं रहे हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं वो। और अखिलेश जी उनके घर आए, 1 घंटे बैठे, उनके बच्चों से मिले, उनकी पत्नी से मिले, पूरी संवेदनाएं व्यक्त की, और मैं वहाँ उपस्थित था। ये बिल्कुल मतलब बात, और उन्होंने मंत्री जी की बहुत तारीफ करी, मैं वहाँ बैठा था। ये तो निराधार बात है बिल्कुल। तो ये तो आप जैसे वो बात कह रहे हैं उनसे कि जो पार्टी से बाहर होते हैं उन्हें फायदा नहीं मिलता, आप तो गए भी नहीं। कौन? आप तो उनके जो आप कह रहे हैं कि पार्टी में नहीं थे इसलिए नहीं गए। देखिए आप, कि हमारी पार्टी को वो छोड़ चुके थे और सक्रिय राजनीति से बहुत लंबे समय से दूर थे, सक्रिय राजनीति से, और दूसरे दल में जा चुके। अब जब हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के यहाँ हमारे भाई का जब निधन हुआ, तो स्वयं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी हमारे घर आए। समझो बात को, अगर वो आज पार्टी में होते, सक्रिय होते, तो 100% उनके यहाँ भी जाते। तो बलराम सिंह जी का नाम क्या, उससे मिटा दिया आपने? बलराम सिंह यादव इस देश के खान मंत्री रहे हैं। तो कई लोग आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे वहाँ। पता तो नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आई उस समय की, राष्ट्रीय नेतृत्व। अच्छा, एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, सपा जीतेगी? इटावा की कितनी सीटें जीतेगी? और की तीनों विधानसभा सीटें इस बार समाजवादी पार्टी जीतने वाली। और सरकार कैसे आएगी? सरकार में कितनी सीटें लगभग आएंगी? सरकार में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इटावा जीतेगी, बताओ। हाँ, इस बार हम इटावा की तीनों विधानसभाएं जीतेंगे। और पिछली बार भी कहा था उन्होंने 2 हार गए। पिछली बार भी कहा था 1 बचा पाए, बड़ी मुश्किल। ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो इटावा में लोग कहते हैं सपा का गढ़ है, उस गढ़ को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गुंडों पर नकेल कसने का काम किया है। इटावा जैसे जिले में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, इटावा सदर में लगातार दूसरी बार से विधायक है। और मैं फिर आपको बताता हूँ, इटावा की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और गुंडई को जड़ से उखाड़कर उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त करके दिखाएगी भाजपा। सरकार आ रही है, सरकार फुल फ्लैश। हाँ, 300 पार सीटें आएंगी हम लोग उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण आपके पास रहेगा? नहीं, ब्राह्मण भाजपा जो है, ब्राह्मणों का और भाजपा का संबंध ये सपा वाले कभी नहीं समझ पाएंगे। भाजपा का और ब्राह्मणों का संबंध जो है ये सपा वाले कभी नहीं समझ पाएंगे। ये सिर्फ उसको जात से जोड़कर देखते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है
राष्ट्रवाद की बात करती है, इसलिए ब्राह्मण उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश की एकता की बात करती है, अखंडता की बात करती है, इसलिए ब्राह्मण उसके साथ है। ये सिर्फ जो है सुदामा, भगवान परशुराम में जात ढूंढ के ब्राह्मण को बलगाने का काम करते हैं, जबकि ब्राह्मण ने हमेशा से जो है सत्य का साथ दिया है। चलिए देखते हैं कि जब चुनाव होगा, अभी तो कई बार मामला ऊपर नीचे इधर उधर होगा, तो लास्ट समय तक, जब तक चुनाव की लास्ट वोटिंग की रात आती है, तब तक मन बदलते रहते हैं, ब्राह्मण किसके साथ जाएगा, बाकी और जातियां किसके साथ जाएंगी, वो सब देखने की बातें हैं। तो कोशिश तो ये रहेगी, हम लोग आगे भी इस पे बात करेंगे। तो आज की डिबेट, पिछली दोनों डिबेट को आपने बहुत प्यार दिया, मैं फिर से कहूंगा इस बार की डिबेट को भी प्यार मिले। और हमारे स्पॉन्सर रू लाइफ हर्बल, अलग अलग इनके प्रोडक्ट हैं, जेल है, ये आप देख सकते हैं, और लिंक हम इसका डालेंगे। एकलव्य शूटिंग एकेडमी में हम लोग इस समय बैठे हैं, उसी के हॉल से ये डिबेट चल रही है। तो देखने वाले सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अपना प्यार दीजिए, और आज की डिबेट के बारे में किसने क्या क्या कहा, किसने सही कहा, किसने गलत कहा, वो सब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।